नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कल रात को जब हम दो टूक हमने शुरू किया था, तब से लेकर आज तक बीते 24 घंटे में नीतीश कुमार ने जो विधानसभा और विधान परिषद में जो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और जो भाषाई पॉल्यूशन फैलाया, उसको लेकर दिन भर चर्चा होती रही है। नीतीश कुमार ने हालांकि इसके लिए माफी मांगी, लेकिन माफी भी किस अंदाज में मांगी वो भी सबने देखा। और सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की ये माफी नहीं है काफी, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो शब्द जो हैं वाकई बहुत शर्मनाक थे। हमने दो टूक में कल भी इस पर चर्चा की थी, लेकिन ये जो 24 घंटे में दरअसल नीतीश कुमार की जो खबर चलती रही और पूरा हंगामा चलता रहा, इस पूरे हंगामे के बीच दो खबरें ऐसी आईं जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। हालांकि खबरें बड़ी थी, खबरें आईं, लेकिन नीतीश कुमार की अभद्र भाषा की खबर में इन पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन इन पर चर्चा जरूरी है, और इनमें से एक खबर तो ऐसी है जिस पर अगले 1-2 दिन में बड़े हंगामे हो सकते हैं। ये दोनों ही खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हैं। जी, दोनों ही खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हैं। महुआ मोइत्रा और ममता दीदी का बंगाल। मैं आज सिर्फ ममता दीदी के बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आज मैं महुआ मोइत्रा और ममता दीदी के बंगाल की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज सुबह एक खबर आई बंगाल में, ममता दीदी के बंगाल से एक खबर आई, और वो खबर ये है कि दरअसल एक और बीजेपी के कार्यकर्ता की जो लाशा शव है, उनको मार करके पेड़ से लटका दिया गया। और वो खबर आई कि कैसे एक और बीजेपी कार्यकर्ता की निर्मम हत्या करके उनका शव जो है वो पेड़ से लटका दिया गया। बंगाल में ऐसी खबर अब आम हो गई है और इस पर चर्चा भी नहीं होती। ये देश का हिस्सा है बंगाल, कहीं और हो जाए तो बड़ी बड़ी खबरें आएंगी, लेकिन बंगाल में अब ये नॉर्मल है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता को मारकर अगर उसका शव पेड़ पर लटका दिया जाए, सुबह अचानक आपकी आंख खुले और पेड़ पर जो है आपको दरअसल फल ना दिखें, फूल ना दिखें, उस पर लटकी हुई लाशें दिखें, तो ये बंगाल के लिए नॉर्मल है, शर्मनाक है। दूसरी खबर दोपहर को आई, और दूसरी खबर यह थी कि ममता दीदी की जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा के मामले में खबर अब यह आ रही है कि उनके मामले में अब सीबीआई जांच करेगी। आप जानते हैं, दरअसल बीते कुछ दिनों से महुआ मोइत्रा लगातार सुर्खियों में है। वैसे उन्हें सुर्खियों में लगातार रहने की आदत भी है, और वो चाहती भी हैं कि वो सुर्खियों में रहें। इसीलिए जब वो भाषण देती हैं संसद में, संसद के बाहर, तो कुछ इस अंदाज में भाषण देती हैं कि वो सुर्खियां बने। लेकिन इस बार जो वो सुर्खियों में हैं, वो ऐसी सुर्खियां हैं जिनमें वो नहीं चाहती होंगी कि वो सुर्खियों में आए। और वो मामला ये है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी, क्योंकि उन्होंने दरअसल सांसद के रूप में जो सवाल संसद में वेबसाइट पर लगाए, वो सवाल महुआ मोइत्रा के नहीं थे, बल्कि विदेश में बैठे एक व्यक्ति के थे। और महुआ मोइत्रा ने इसके लिए बाकायदा अपना ईमेल आईडी का लॉगिन विदेश में बैठे कारोबारी को दे दिया था। 45 से 47 बार उनके ईमेल आईडी पर भारत से बाहर दुबई में लॉगिन हुआ। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है, क्योंकि संसद की जो ईमेल आईडी है, संसद की जो वेबसाइट है, उसमें सीधा सीधा भारत के बाहर से उसमें लॉगिन किया जा रहा है, और उसका एक्सेस जो है वो किसी बाहर बैठे, हिंदुस्तान से बाहर बैठे व्यक्ति को दे दिया गया। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है, और इस मसले पर बीते दिनों एथिक्स कमेटी की भी बैठक हुई थी, लेकिन वो हंगामेदार बैठक आप भूले नहीं होंगे, कोई नहीं भूला होगा। लेकिन उसके बाद अब जो खबर आ रही है वो ये है कि कल एथिक्स कमेटी, हालांकि एथिक्स कमेटी इस मसले पर बढ़ चुकी है, लेकिन कल एथिक्स कमेटी की
ड्राफ्ट रिपोर्ट आ सकती है महुआ मोइत्रा को लेकर। तो महुआ मोइत्रा की मुश्किलें, परेशानियां बढ़ने वाली हैं और इस मसले पर दीदी खामोश हैं। तो आज महुआ और ममता के बंगाल पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आइए ये रिपोर्ट देखिए। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने और एक सांसद के रूप में अपने आधिकारिक ईमेल आईडी का पासवर्ड विदेश में बैठे किसी व्यवसायी को देने के मामले में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दावा किया है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। निशिकांत दुबे ने 21 अक्टूबर को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के पास महुआ की शिकायत की थी। जवाब में महुआ ने भी ट्वीट करके अपने पुराने आरोप दोहराते हुए लिखा कि सीबीआई को पहले 13,000 करोड़ के अडानी कोल स्कैम पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। महुआ ने यह भी लिखा कि मेरे जूते गिनने के लिए सीबीआई का स्वागत है। लेकिन यह मामला न तो इतना हल्का है, न सिर्फ जूते तक सिमटा है जैसा महुआ लिख रही हैं। दरअसल महुआ मोइत्रा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में जांच के घेरे में हैं। दरअसल महुआ मोइत्रा का सांसद के रूप में जो ईमेल आईडी है वो करीब 45 बार दुबई से लॉगिन हुआ। खुद महुआ स्वीकार कर चुकी हैं और महुआ के आधिकारिक ईमेल का दुरुपयोग करने वाले कारोबारी हीरानंदानी भी सब कुछ स्वीकार कर चुके हैं। जिसके बाद 2 नवंबर को संसद की एथिक्स कमेटी में महुआ मोइत्रा की पेशी हुई, पर वहां भी बात कम और हंगामा ज्यादा हुआ। We are going by. We have walked out from the committee. Because they are asking an ethical question. सर आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया है सर? वॉकआउट इसलिए क्या कि रात में किससे बात करते हो, क्या बात करते हो, ये चेयरमैन मुझे ये क्या मतलब है? This is too much. You're getting up any rubbish. Tears in your eyes. You say nice and the tears in it. Then what are you talking? इस मामले पर एथिक्स कमेटी हालांकि बढ़ गई है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि जल्द ही एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट भी दे सकती है। तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे और दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज जो मेरा सवाल है दो टूक में, जिस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, कहीं हत्या पर सवाल तो कहीं सवाल पर बवाल, ममता महुआ के बंगाल का ये कैसा हाल। जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए, कहीं हत्या पर सवाल तो कहीं सवाल पर बवाल, ममता महुआ के बंगाल का ये कैसा हाल। तो बंगाल के इस हाल पर और बंगाल के सांसदों के इस हाल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान आज के डिबेट में जुड़ चुके हैं और आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ शिशिर बाजोरिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिशिर बाजोरिया। मेरे साथ मोहम्मद तौफीक उर रहमान जुड़ चुके हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मोहम्मद तौसीफ उर रहमान। डीके दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डीके दुबे संवैधानिक और कानूनी मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ प्रकाश चंडालिया जुड़ चुके हैं, प्रकाश चंडालिया राष्ट्रीय महानगर के संपादक हैं। अब चारों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। लेकिन शुरुआत मैं पहले करता हूं, सबसे पहले डीके दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं और जो खबर ये आ रही है कि मसौदा रिपोर्ट जो है वो कल यानी 9 तारीख को मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि इसमें यह भी है कि जिस तरह से ये पूरा कमेटी जो है ये बट गई थी जिस दिन इसकी सुनवाई हो रही थी। जब बाहर निकले थे सांसद तो एक तरफ बीजेपी के सांसद थे, दूसरी तरफ बाकी विपक्ष के सांसद थे। 15 सदस्यों की ये समिति जो है बट गई थी। उसके बाद अगर मसौदा रिपोर्ट आ रही है तो ये क्या कुछ अब लगता है आपको टेक्निकल रूप से, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से कैसे ये पूरी प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी? देखिए, सीधी सीधी बात इसमें जो समझ में आती है वो ये है कि अगर ये जो एथिक्स कमेटी बैठी हुई है
इसमें जो विरोध में सांसद थे उनकी संख्या कम है, यानी कि मेजोरिटी से रिपोर्ट आ सकती है। और इस पर मेजोरिटी से रिपोर्ट आने के बाद जिस समय लोकसभा जाएगी तो लोकसभा स्पीकर को इस पर निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है और ये भारत की अस्मिता का मामला है, कोई सामान्य मामला नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि इसमें जो आगे प्रक्रिया शुरू हो गई है वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी, और वो लोकपाल के बाद गया। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि सरकार ने सीधा नहीं दिया, लोकसभा ने सीधा नहीं दिया, वो लोकपाल की रिपोर्ट के साथ जाएगा। यानी कि प्राइमा फेसाए लोकपाल ये पा चुके हैं कि इसमें महुआ मोइत्रा दोषी हैं, इसलिए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई जाएगी। और सीबीआई गई है का मतलब है कि क्रिमिनल चार्जेस के साथ अब ये केस आगे बढ़ेगा। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही यही होता है कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के जो नियम हैं या जो कानून हैं उन कानूनों के तहत इसमें और क्या क्या संभावना है। क्योंकि महुआ मोइत्रा के लिए एक और खास बात है कि वो जेपी मॉर्गन ग्रुप के साथ जुड़ी हुई थी, वो इन्वेस्टर ग्रुप है वर्ल्ड का, और वो फाइनेंशियल एडवाइजर वहां पर हुआ करती थी। भारत में जब वो आई तो यहाँ पर भी वो फाइनेंशियल का एडवाइस का काम करती थी। इसलिए ये हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट और भारत सरकार की जो पॉलिसी वर्क है, जो पार्लियामेंट से डिसाइड होता है, सरकार कैबिनेट उसको डिसाइड करती है, पार्लियामेंट जाती, तमाम तरह के डिस्कशन वेबसाइटों पर रहते हैं, राय मांगी जाती है, तो वो सारी चीजें डिस्क्लोज हो जाना इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर, भारत में इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज को लेकर, इसलिए ये बहुत बड़ा विषय बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि लोकायुक्त उस लोकपाल उस विषय को वहीं पर समाप्त नहीं कर सकते जितनी उनके पास वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गया है, जो उनके पास रिपोर्ट, जो उनके पास कंप्लेंट गई। ये बहुत बड़ा पिटारा है और इसके तार कहां कहां से मिलेंगे ये निकल कर आएगा, इसलिए सीबीआई को इसको दिया गया है। तो और तीसरा मुद्दा और आ गया है, और वो तीसरा मुद्दा है कि जो कल एक एफआईआर के लिए कंप्लेंट दी गई है वो जय आनंद के द्वारा कि उनके घर अचानक ये पहुंच गई हैं सुबह, जबकि कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो वो अचानक सुबह पहुंच गई। उन्होंने कहा, उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि साहब ये हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगा सकती हैं और किस प्रकार से हमारे घर पर आ गए। तो महुआ मोइत्रा ने जिस प्रकार से जयानंद के खिलाफ केस वापस लिया है, जो डॉग थेफ्ट का मामला था, और वो लगातार उनसे बात करने का प्रयास कर रही हैं, और जो उनके एडवोकेट ने जयानंद को फोन किया था दिल्ली हाईकोर्ट के केस को लेकर, वो सब मिलाकर ये कह रहे हैं कि अब महुआ मोइत्रा बहुत बुरी फंसी हुई हैं और इस पर इन्वेस्टिगेशन अब डिटेल आएगा तो बहुत कुछ निकल कर आएगा, और ये कोई सामान्य बात नहीं है। इनकी सदस्यता जाना एक छोटा विषय होगा। आप कह रहे हैं सदस्यता जाना छोटा विषय होगा और भी बड़ी, लेकिन एक मैं टेक्निकल सवाल, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों को इसमें जोड़ता हूं। विपक्षी सांसद असहमति का नोट दे सकते हैं, क्योंकि 7 सांसद 15 सदस्यीय जो कमेटी है इसमें 7 बीजेपी के सांसद हैं, बाकी विपक्षी सांसद हैं। तो अगर विपक्षी सांसद असहमति का नोट देते हैं तो उसके कोई मायने हैं क्या? नहीं, असहमति का नोट देखिए ऐसा है, जब 15 सदस्यीय कमेटी है तो 8-7 से अगर चला भी जाएगा तो 8 सदस्य रिकमेंड करेंगे, और डिटेल रिपोर्ट जिस समय जाएगी तो उस डिटेल्ड रिपोर्ट को लोकसभा स्पीकर के हाथ में डिस्क्रिप्शन रहता है कि उनको डिसाइड करना है। इसलिए अगर 7 सदस्य ऐसा कहेंगे भी, और जो स्वाभाविक है, क्योंकि वो जो प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया में महुआ जी से जब पूछा गया कि आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि आपकी मित्रता कितनी गहरी है, तो वो कहती है हमारा वस्त्रहरण हो रहा है। आप सोचिए कि अगर कोई महिला ये कह रही है कि भाई हमारे मित्र हैं इसलिए हमने उनको लॉगिन पासवर्ड दे दिया है, तो क्या एथिक्स कमेटी ये भी नहीं पूछेगी कि मित्रता कितनी गहरी है और आपकी मित्रता का लेवल क्या है? अब लेवल पूछा जा रहा तो उनके पास समस्या है। तो इसलिए मुझे लगता है कि डिसीजन लेना लोकसभा स्पीकर का काम है, और नहीं तो लोकसभा स्पीकर स्टैंड बाई भी कर सकते हैं और सीबीआई की तरफ इशारा भी कर सकते हैं कि वहां से जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है अभी सस्पेंड आसानी से किया जा सकता है, बहुत कोई बड़ा विषय नहीं रहेगा। ओके, तो डीके दुबे जी कह रहे हैं कि दरअसल महुआ मोइत्रा को सस्पेंड करना तो एक छोटी चीज है, मामला इससे कहीं आगे है। अब मेरे साथ तौसीफ जी जो जुड़े हुए हैं वो भी लॉयर हैं, अच्छी बात है, तो हो सकता है कानूनी पक्षों पर भी वो बात रखें, कानूनी और राजनीतिक दोनों पक्षों पर बात रखेंगे। टीएमसी समर्थक भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। तौसीफ जी, कितना सहमत हैं आप डीके दुबे जी की कानूनी पक्ष से, फिर राजनीतिक पक्ष पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं? देखिए, लोकपाल के बारे में अभी जो मीडिया द्वारा सुनने में आ रहा है, सबसे पहले तो ये बताना होगा कि लोकपाल को रेफर कब किया गया मैटर, किसी भी मैटर को कैसे लोकपाल, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर होता है।
जैसे एथिक्स कमिटी है, एथिक्स कमिटी इज बाउंड बाय फेयर प्ले एंड जस्टिस, जिनका प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस की वायोलेशन ना हो, ठीक उसी तरीके से लोकपाल ये कोई एक्स पार्टी डिसीजन देने के लिए बैठे हुए नहीं है। ये दोनों साइड की को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देंगे, दोनों का पक्ष सुनेंगे, जिन्होंने कंप्लेन किया है और उन्होंने क्या अपने सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर अपने डिफेंस में, बचाव में महुआ मोइत्रा क्या कहती है उनकी बात को भी सुनेंगे और तभी कोई फैसला दे देंगे। अभी जिस तरीके से ट्वीट जो पिछले कई दिनों से जो जिस तरीके से बयान आते रहे हैं बीजेपी के मंत्रियों या एमपीज द्वारा, वो ये है कि जैसे कि वो गिल्टी है, जैसे कि महुआ मोइत्रा ने गिल्टी उनको करार दे दिया गया। लेकिन जो देश का कानून है, इनोसेंस का जो प्रिजम्पशन है, वो महुआ मोइत्रा पे अप्लाई करता है, उन पे महुआ मोइत्रा पे इल्जाम लगता है। जिस तरीके से इल्जाम आज लगा हुआ है अदानी के ऊपर, अदानी के कोल स्कैम को लेके, अदानी के बड़े बड़े स्कैम को लेकर के, जो आज भी उन्होंने ट्वीट में बोला कि भाई सीबीआई मेरी कहे हुए बातों पे कब इल्जाम, उन्होंने जो सीबीआई जो एफआईआर है 13,000 करोड़ का अदानी का कोल स्कैम का, और इस तरह की बातें और भी है। फिर जैसे आपका एयरपोर्ट को अलॉटमेंट को लेकर के कि उसमें गवर्नमेंट एजेंसी के रिकमेंडेशन के वायोलेशन में एयरपोर्ट हैंड ओवर कर दिए गए अदानी को। मेन तो ये सवाल है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल उठाया, अब उनके खिलाफ एक मुहिम चलाया गया। जी हाँ, ये अगर महुआ मोइत्रा से कोई भूल हुआ है लॉगिन पार्ट आईडी को शेयर करते हुए, तो वो विद इन द रूल्स के फ्रेमवर्क के अंदर उनको जज किया जाएगा। क्या उनका क्या गलती है और उनका क्या उसमें तौसीफ, आप जो कह रहे हैं, आपने एक इंपॉर्टेंट बात की, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर रोक कर रहा हूँ। आपने कहा अगर उनसे भूल हुई है तो विद इन द रूल, मतलब ये बात, क्योंकि महुआ मोइत्रा भी एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्वीकार कर चुकी हैं कि उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड दिया, जो दुबई से लॉगिन किया गया उन्होंने अपना पासवर्ड दिया। दूसरी तरफ जिसको पासवर्ड दिया था वो भी स्वीकार कर चुका है। तो इसमें तो आप कोई मतलब मत ही नहीं रहे कि उन्होंने अपना जो सांसद के रूप में अपना जो उनका ईमेल आईडी था उसको उन्होंने शेयर किया। तो अब आप जब कह रहे हैं विद इन द रूल्स, तो आपके मायने क्या है इतनी बड़ी, क्योंकि ये बड़ा मामला है। मतलब एक सांसद विदेश में बैठे, एक सांसद का जो है वो विदेश में बैठा कोई व्यक्ति हैंडल कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है। देखिए, एक है कि लॉगिन को शेयर करके दुबई से लॉगिन करना एमपी के हमारे पार्लियामेंट के पोर्टल में, तो उसका रूल्स क्या है, यानी कि लॉगिन रूल्स क्या है। क्या हम भारत के बाहर से लॉगिन कर सकते हैं? क्या हम एमपी खुद पर्सनली लॉगिन करेगा या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने किसी सहयोगी को, इंटर्न को, पीए को शेयर कर सकता है, उसके द्वारा लॉगिन कर सकता है? तीसरी बात यह कि लॉगिन करके आपको जो एनआईसी की पोर्टल है, जो पार्लियामेंट की पोर्टल है, वो एक एमपी को क्या एक्सेस दे रही? क्या वो सिर्फ इतनी तक सीमित है कि वो सवाल ही सिर्फ टाइप कर सके, या उससे ज्यादा कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो कि एक एमपी के अलावा किसी और को नहीं मालूम होना चाहिए? अगर किसी और को नहीं मालूम होना चाहिए तो क्या इसके खास तौर पे रूल्स है जो कि जानकारी में दिए गए हो, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये सर्कुलेट किए गए हैं या नहीं किए गए? ये एक पहलू है इसका। दूसरा पहलू जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि कैश लेना, घूस लेना सवाल पूछने के लिए, उसमें जो एफिडेविट फाइल किया गया है बिजनेसमैन हीरानंदानी के द्वारा, वो इनसफिशिएंट है। उसमें इनका महुआ मोइत्रा का डिमांड है कि भाई हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे, ये इनका राइट है, और वो क्रॉस एग्जामिन उसमें अल्टीमेटली होगा। अगर अभी एथिक्स कमिटी सिर्फ इस बात को लेकर प्रोसीड कर रही है कि लॉगिन में कुछ गड़बड़ी है या नहीं, कोई वायलेशन है या नहीं, तो ये उसके ठीक है तौसीफ, जो आप कह रहे हैं मैं जल्दी से उस पर एक जो है रिएक्शन ले लेता हूं डीके दुबे जी का। लेकिन एक बात तो जरूर है ना कि इसमें भी ये बात उनका महुआ मोइत्रा की जो विदेश आना जाने की जो थी बातें सारी, वो सब भी स्वीकार हुई हैं कि उनका विदेश आने जाने का खर्च भी वो व्यक्ति जो विदेश में बैठा वो उठाता था। तो ये भी अपने आप में गंभीर मसला है। लेकिन ठीक है, आपने जो कहा, पर मैं डीके दुबे जो तौसीफ कह रहे हैं कि भाई ये इसमें रूल्स, विद इन रूल्स होना चाहिए। रूल्स क्या है? क्या सांसदों को रूल सर्कुलेट किया गया था कि भाई आप अपना ईमेल आईडी जो है इस तरह से शेयर नहीं कर सकते? क्या विदेश में बैठकर कोई व्यक्ति जो है, अगर सांसद का ही कोई परिचित अगर विदेश में बैठकर करता है तो क्या ऐसा कर सकता है? विद इन रूल्स आता है ये सारी चीजें तौसीफ उठा रहे हैं।
नहीं, बात उनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, सांसद को कुछ फंड अलॉट होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट होते हैं, बाकायदा उसकी लिस्टिंग होती है कि भाई ये लोग जो है वो एनआईसी का पोर्टल खोलेंगे मेरे बिहाफ पर, और ये हमारे कार्य मतलब जो हमारे असिस्टेंट हैं वो काम करेंगे। लेकिन बात यहां पर ये है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है ना, कोई सजा तो दी नहीं जा रही, और इन्वेस्टिगेशन जो तौफीक साहब उठा रहे हैं, यही तो चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना, यही तो अंदर इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आएगा कि वाकई में रूल्स का वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ, और कितना वायलेशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो अगर कॉपरेट करें तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से वो भागती हुई दिखाई दे रही हैं, चीजों को छोड़कर दूसरे मुद्दों को उठा रही हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें डाउट बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, और अंदर से कुछ गड़बड़ाहट है कि वाकई में मामला कहीं पकड़ ना जाए, तो ऐसा करें कि उसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। लेकिन यहां पर इन्वेस्टिगेशन का तो यही मतलब होता है कि गहराई से रूल्स को देखा जाए, गहराई से पोर्टल के नियमों को देखा जाए, अपॉइंटमेंट को देखा जाए, और जो वायलेशन हुए हैं उन वायलेशंस को देखा जाए। तो अभी तो केवल इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत बड़ा कोई इशू बना है। लेकिन लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर सवाल यह है कि कल जो है, जैसे फिर खबर आ रही है कि अगर कल जो है एथिक्स कमेटी एक रिपोर्ट दे देती है, वो भले ही ड्राफ्ट रिपोर्ट हो, और उसको अगर लोकसभा स्पीकर स्वीकार कर लेते हैं, तो महुआ मोइत्रा की सांसदी जा सकती है। और दूसरी बात ये भी नहीं भूलना चाहिए, 2005 में जब पैसे लेकर के सवाल पूछने का मामला हुआ था, उसमें भी यही हुआ था। उसका हवाला देकर भी कहा जा सकता है कि हाँ, इनकी सांसदी जो है वो ले ली जाए। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2007 में यह मामला, जब 2005 का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसको उस फैसले को माना था और कहा था कि बिल्कुल इनके सांसदों का जो सांसदी गई वो फैसला सही था। तो ये सारी चीजें, तो ऐसे में सवाल ये है कि अगर कल फैसला आ गया तो फिर ऑप्शन क्या बचता है? नहीं, ऑप्शन तो फिर जैसे ही वो फैसला ले लेंगे तो फिर कोर्ट में जाकर वो चैलेंज होगा, क्योंकि जो डिसीजन है ना, जब डिसीजन करते हैं लोकसभा के स्पीकर, तो वो डिसीजन चैलेंजेबल होता है। लेकिन आप उसको मेरी तरह से एक बार सोचिए कि संसद के अंदर मुझे जाने का अधिकार है, और मैं अपनी जगह पर अपने बेटे को भेजना चाहता हूं, अपने भाई को भेजना चाहता हूं, क्या की अनुमति दी जा सकती है? सेम लॉगिन पासवर्ड पर होता है कि मेरे बिहाफ पर कौन होगा, और उसके अपॉइंटमेंट होते हैं, बाकायदा उसका फंड निकलता है, उसकी लिस्टिंग होती है। ओके, मेरे साथ और भी मेहमान है, मैं तौसीफ हूं आपके पास। शिशिर बाजोरिया, प्रकाश चंडाले मेरे साथ है, मैं उनको बीच डिबेट में लाता हूं। शिशिर बाजोरिया, क्या, जैसा कि टीएमसी कह रही है, टीएमसी में कितने लोग कह रहे हैं ये भी अपने आप में अलग विषय है, क्योंकि टीएमसी में भी बहुत लोग खुलकर महुआ मोइत्रा का बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या ये महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक पॉलिटिकल साजिश है? सबको नमस्कार। मैं पहले जब आप मेरा परिचय दिए तो मैं सुन नहीं पाया। देखिए, सबसे पहले अशोक जी एक बात बोलूं, ये मामला जो है तृणमूल पार्टी, जहां तक मैं देखा हूं, महुआ मोइत्रा के एकदम करीब नहीं है। यदि कोई एक व्यक्ति कभी कोई एक छोटे से चीज पे कि ये उनके संग ठीक नहीं हुआ, उतना बोल के हट जाते हैं, मगर कहीं उनके संग नहीं है। दूसरा जो सबसे गंभीर बात है अशोक जी, कहीं आप सुने हैं महुआ मोइत्रा खुद बोली है कि ऐसा नहीं हुआ है? इनका जो अभी भी ट्वीट आया है, ये आपको बताएं, इनका मैं एक ट्वीट देख रहा था, 4 या 5 नवंबर इन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते समय वो मान लिया कि हमें ये गिफ्ट मिला है। वो मैंने कहा जी, राइट। अच्छा, और कभी आज तक नहीं बोली है कि ये जो मैं प्रश्न किया इसके एवज में हमें कुछ नहीं मिला, आज तक नहीं बोली है। तो अब ये बताइए, जो जिस सांसद पे आरोप है कैश फॉर क्वेश्चन, पैसे लेके या गिफ्ट लेके प्रश्न पूछने का, वो नहीं अपने आप के बचाव पक्ष में कुछ रखती हैं, उनका दल नहीं कुछ रखता है, वो खाली एक ही बात बोलती है, अडानी पे ये करो, अडानी पे वो करो, फलाना करो, फिर मेरे जूते गिनो। जहां तक एक छोटा सा मैं एक टेक्निकल बात बता दूं, ये स्पीकर का जो निर्णय है, जो 2005 का, आपको बता दूं वाकया फिर से, क्योंकि उस टीम में मैं था, तो मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी था। ओके। स्पीकर के पास जब एथिक्स कमेटी का वो आया फैसला नहीं, वो उनका रिपोर्ट रिकमेंडेशन होता है, सुझाव होता है, तो स्पीकर साहब ने स्वर्गीय श्री शोभना चैटर्जी ने
संसद में वोट पे डाला। वोट पे बहुमत से ये पारित हुआ कि ये सब 11 सांसदों का सदस्यता चला जाए। अच्छा, यहां तक संसद में जो फैसला हुआ वो कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, क्योंकि इसका एक छोटा सा उदाहरण दूं, यदि संसद में आप किसी को गाली भी काट दें तो नहीं हो सकता है। और संसद में आप इसीलिए संसद में जो व्यक्ति मौजूद नहीं उस पर कोई टिप्पणी करने से स्पीकर आपको रोकेगा। ठीक बात। अब आता हूं मैं इस विषय पे, क्योंकि अपने दो इसमें है। एक तो लॉगिन पासवर्ड का तो नियम बना हुआ है सर, वो तो आप किसको देते हैं, आप बताते हैं, एनआईसी को बताते हैं किसको देते हैं। आप यदि आप बोले कि ये मेरे असिस्टेंट थे तो आप दे सकते हो, ओके, पर उसका तो डिक्लेरेशन नहीं है। और ये तो यहां तक भी मान ली है कि हाँ ये हमारे बिहाफ में। बिल्कुल इसमें सबसे बड़ा पेच यही है जो सभी लोग मानते हैं, वो ये कि बहुत सारी चीजें एक तरह से महुआ मोइत्रा एक्सेप्ट कर चुकी हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें जो दूसरा व्यक्ति जो उनके नाम से उनका लॉगिन आईडी जो है लॉगिन कर रहा था, वो व्यक्ति भी अपना लिखित जो है पूरा जवाब दे चुका है। इसलिए मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है और इसलिए इसको पॉलिटिकल आरोप में क्या अभी भी हम देख सकते हैं, या फिर दरअसल जैसा कि डीके दुबे जी ने कहा कि जो महुआ मोइत्रा ने उस दिन किया दरअसल इसलिए क्योंकि उनको भी लग रहा है कि वो चारों तरफ से घिर गई हैं। और ये बात कितनी सही है कि टीएमसी भी अब उनके बचाव में नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो फिर महुआ मोइत्रा के लिए वास्तव में एक बड़ा चैलेंज है। मैं इन सब सवालों पे आऊंगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद तौसीफ जी और मैं प्रकाश चंडाली आपके पास आऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तो दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में ममता और महुआ के बंगाल पर बात कर रहे हैं। एक तरफ ममता के बंगाल में आज एक और बीजेपी कार्यकर्ता की जो शव है वो पेड़ पर लटका मिला, और दूसरी तरफ इधर अगर हम बात करें तो महुआ मोइत्रा टीएमसी की जो सांसद हैं वो इस वक्त मुश्किलों में घिरती जा रही हैं और उनके खिलाफ लोकपाल ने बाकायदा सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। दूसरी तरफ एथिक्स कमेटी ने भी, ऐसे खबरें आ रही हैं कि एथिक्स कमेटी कल अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट दे सकती है और एथिक्स कमेटी में जो ड्रामा हुआ था 2 नवंबर को वो पूरे देश को याद होगा। और क्या वो जो ड्रामा था संकेत है कि दरअसल महुआ मोइत्रा बुरी तरह से
फंस चुकी हैं। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर बाजोरिया बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद तौसीफुर रहमान जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कानूनी तौर पर वकील भी हैं। DK दुबे जुड़े हुए हैं, राजनीतिक मामला जो संवैधानिक और कानूनी मामलों के जानकार हैं। प्रकाश चंडालिया वरिष्ठ पत्रकार हैं, राष्ट्रीय महानगर का। मैं प्रकाश जी आपके पास हूं। उससे पहले मोहम्मद तौसीफुर रहमान, क्या आपको लगता है कि ये सब स्वीकारोक्ति वो कर चुकी हैं? क्या अब भी ये कहा जा सकता है कि उनको राजनीतिक रूप से फंसाया जा रहा है? क्योंकि कई लोग दबी जुबान में अब भी ये बोल रहे हैं। दूसरी बात ये कि TMC इनके बचाव में उस तरह से खुलकर नहीं उतरी है जैसा लोगों को लग रहा था कि ममता दीदी TMC एक लड़ाई लड़ेंगी। वैसा नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है उन्होंने भी हथियार डाल दिए हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि बहुत बड़ा जो है चूक या अपराध जो है कर दिया महुआ मोइत्रा ने। देखिए, शुरू से ही पार्टी ने तो स्टैंड लिया था कि इस मैटर में एथिक्स कमेटी का मामला है, और क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस का मैटर है, वो अपना पोजीशन क्लैरिफाई करेंगी कमेटी के सामने, और जब कमेटी का कोई फैसला आएगा उसके बाद ही पार्टी अपना स्टैंड लेगी। तो उस मामले को उस हिसाब से पार्टी ने ज्यादा कुछ इसमें इंटरफेरेंस नहीं सही समझा है, और उनका फैसला भी सही है। दूसरी बात है कि इसमें महुआ मोइत्रा के पर्सनल लाइफ का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये जो कंप्लेनेंट है विजय दयाल है, वो उनके लफ्जों में जो महुआ मोइत्रा ने खुद लिखा, जिल्टेड एक्स, यानी कि उनके बहुत क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप में थे जिनसे अभी रिलेशन खराब हो चुका है। तो वो भी एक एंगल है। तो ऐसे मामले में तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी पार्टी मेंबर के पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना पसंद करेगी। तो इस हिसाब से एक डिस्टेंस मेंटेन है। इसका ये बिल्कुल भी मायने नहीं बनता कि पार्टी जो है सपोर्ट नहीं करती, या पार्टी इंडाइट करती, या पार्टी मानती है कि महुआ मोइत्रा गलत है। बल्कि रिसेंटली एक दफा स्टेटमेंट आया भी कि वो इस मैटर में जो है अदानी के खिलाफ जो उनके इल्जाम लगाए गए उस पर भी CBI की जांच होनी चाहिए। CBI क्यों नहीं उस बात को जांच करती? भाई, अगर आप CBI के खिलाफ मान लीजिए 10 दिन में 10 कंप्लेंट आते हैं, तो CBI जो सबसे पहले कंप्लेंट उनके पास आया उस पर जांच करेगी, बाकी मैटर्स को रोका जाए, या किसी के प्रेशर में वो जो सबसे आखिर में कंप्लेंट आया उसको सबसे पहले प्रोसीड करेगी, या सिर्फ CBI ना हो। अगर एथिक्स कमेटी के भी अगर आप बात कर ले, एथिक्स कमेटी के सामने और भी मैटर्स पेंडिंग है। बहुत सारे कंप्लेंट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ कंप्लेंट्स पेंडिंग है। खुद और भी ऑपोजिशन पार्टीज के भी बहुत सारे MPs के खिलाफ मैटर्स पेंडिंग है। ब्राइबरी का भी मैटर पेंडिंग है, लेकिन एथिक्स कमेटी उस पर प्रोसीड नहीं कर रही। सिर्फ एक महुआ मोइत्रा के मैटर को इतने फास्ट ट्रैक मोड पे प्रोसीड कर दी। तो इससे ये भी साबित होता है कि क्या इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्या वजह है। क्या जब महुआ मोइत्रा कहती आ रही कि मुझे मुंह बंद कराया जा रहा है, मुझ पे दबाव डाला जा रहा है कि मैं सवाल ना उठाऊं अदानी के खिलाफ, क्योंकि अदानी का और नरेंद्र मोदी जी के नेक्सस को मैं एक्सपोज कर रही हूँ, और इसलिए मुझे मेरा मुंह बंद कराया जा रहा है। इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई दिख रही है जिस तरीके से एथिक्स कमेटी काम कर रही है। तो ये एक पहलू हो गया। जी, ओके, मैं आऊँ। अब प्रकाश चंडालिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या महुआ मोइत्रा की जो है अडानी की आड़ में महुआ मोइत्रा अपना बचाव कर रही हैं, या दरअसल अडानी को छोड़ करके जो है सरकार महुआ मोइत्रा के पीछे पड़ गई है क्योंकि वो अडानी का मुद्दा उठा रही थी? क्या लगता है आपको? अशोक जी, महुआ मोइत्रा के पास में जितने भी प्रसंग आए और जितने पैनलिस्ट अपनी बात रखती है, मुझे ये लगता है कि इस बात को जानने की आवश्यकता है कि महुआ मोइत्रा के मन और मस्तिष्क में अभी क्या चल रहा होगा। जब से ये पूरा मामला सामने आया है, दो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं। एक तो ये कि पहले चरण में उनके अधिवक्ता जो जय अनंत है, उनके घर जाकर के एक प्रकार से मामले को निपटारे के संबंध में बात करने का प्रयास करते हैं, जो बात कोर्ट में आती है। और दूसरी बात अभी यह है कि अभी कल महुआ मोइत्रा स्वयं जय अनंत के घर जाती हैं। ये किस बात का संकेत है? ये इस बात का संकेत है कि वो संभवतः ये मान चुकी हैं कि उनकी संसद की सदस्यता भी खतरे में है और वे बुरी तरह फंस चुकी हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि उनकी पार्टी के एक भी नेता ने जबकि ये वही पार्टी है तृणमूल जो अणुव्रत मंडल जैसे व्यक्ति का बचाव करती है, जिसके मामले बहुत गंभीर संगीन और मामले हैं, गो तस्करी जैसा मामला है, उसका बचाव करने वाली पार्टी अपने सांसद महुआ मोइत्रा जैसी, जो JP मॉर्गन के यहाँ फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम कर चुकी है, एक शिक्षाविद रही हैं, उनके बचाव में अब तक तृणमूल के किसी भी नेता ने एक शब्द भी नहीं कहा है।
एथिक्स कमेटी का क्या फैसला होगा नहीं होगा। दुबे जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, तौसीफ भाई ने भी अपने पक्ष में बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन पूरा देश इस बात को मानता है कि किसी भी आप हो या मैं हूं या कोई साधारण व्यक्ति भी अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड किसी दूसरे को नहीं दे सकता। और देश के बाहर में संसद को एक लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। आपको वो दिन याद होगा जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार संसद में गए थे, उन्होंने इसकी चौखट को चूमा था, प्रणाम करके प्रवेश किया था। हमारे बड़े बड़े नेताओं में जिन्होंने इस संसद को सम्मान प्रदान किया है, उसी संसद का एक सदस्य यदि विदेश में बैठ करके और किसी न किसी रूप में यह बात उभर कर आती है कि आर्थिक लेन देन हो, निजी संबंध हो, पर्सनल रिलेशनशिप हो, उसके वशीभूत यदि भारत की संसद की कोई आईडी। और एक बात और भी है कि स्वयं महुआ मोइत्रा ने परोक्ष रूप से इस बात को एक इंटरव्यू में स्वीकार भी किया है कि हाँ, 2 संसद की आईडियां होती हैं और उसमें अगर इसमें कोई खास बातें नहीं होती हैं, अगर कोई देता है तो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, और वो चीज जो है सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इन सब को देखते हुए ये लगता है कि वो स्वयं महुआ मोइत्रा ये मानकर चल रही है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और ये आपराधिक श्रेणी की बहुत बड़ी गलती है। ये साधारण नहीं है, वे कोई लोकल पार्षद नहीं है, लोकल कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, संसद की सदस्य है। भारत की गरिमा की बात, उस गरिमापूर्ण संसद का एक सदस्य होकर के कोई व्यक्ति अपने गोपनीय दस्तावेजों को, और वो व्यक्ति जो भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना कोई काम करने की सौगंध संसद की शपथ लेते हुए खाता है, वो अगर विदेश में बैठ करके, दुबई में बैठ करके किसी व्यक्ति को, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 45 बार अगर अपनी आईडी का उपयोग करने के लिए, और वो उस परिस्थिति में जब स्वयं संसद सदस्य भारत में मौजूद हो और उसकी आईडी का ऑपरेशन दुबई से हो रहा हो, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। कोई एथिक्स कमेटी इस बात को समझ सकती है कि निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आपराधिक, और इसीलिए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़कर बताया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी। शिशिर बाजोरिया जी, लेकिन जो बहुत सारे लोग जो अभी आपने देखा, तौसीफ भी कह रहे हैं कि भाई बड़े सारे मामले पेंडिंग है, लेकिन सिर्फ जो है महुआ मोइत्रा के मामले को जो है इस तरह से फास्ट ट्रैक पे डालना और इस तरह से चीजें करना, ये इसलिए क्योंकि उनके सवालों से सरकार परेशान रहती है। मैं केवल तौसीफ भाई से नहीं, आपके सब दर्शकों के सामने एक प्रश्न रख दूं। बिल्कुल। तृणमूल के नेत्री, हमारी मुख्यमंत्री महोदया, वो हमारी भी मुख्यमंत्री है, चाहे हमें वो ना माने, बट हमारी भी मुख्यमंत्री है, तो वो अपने किसी भी व्यक्ति के संग खड़े हो जाती हैं। हमारे पुलिस कमिश्नर के लिए जाके उसके घर के सामने धरना दे दिए, क्योंकि वहां सीबीआई एक नोटिस देने गया, केवल एक नोटिस देने गया था। मुख्यमंत्री स्वयं जाके धरना पे बैठ गई। यही मुख्यमंत्री हैं, सब केंद्र के खिलाफ मुहिम छेड़ती है। इनके मुंह से कभी अडानी का नाम सुने? कभी नहीं। ये इनका शायद मुद्दा नहीं था, ये इनका व्यक्तिगत मुद्दा था सांसद महोदया का, इसीलिए इनके संग कोई नहीं खड़ा है। एक नंबर। दूसरा, आप बार बार देखिए इनका आचरण, ये कोई विषय पे ना बोल के केवल अपने नारीत्व पे बोलती हैं। अभी भी ट्वीट किया कि आप महिलाओं को हटा रहे हो, माने ये अब मान गई है कि अब हमें हटाया जाएगा, वो फिर वो महिला पे आ गए, केवल अपने नारीत्व पे हर चीज, ये चीर हड़न, ये क्या है? ये नारीत्व को दिखाना है ना। ये अब विषय, क्योंकि इनको पता है विषय पे बोल नहीं सकती है। अरे भैया, ये तो इस हद तक चली गई कि एक कुत्ते का अपहरण कर ली। खैर, मैं उसमें नहीं जाता कुत्ते वाले विषय में, क्योंकि उनका निजी मामला था 2 लोगों के बीच का। उसमें हालांकि बहुत कुछ उसमें सोशल मीडिया पे कहा गया, लेकिन जब अनंत की बात आ रही है, जो जय अनंत की बात आ रही है, तो जो प्रकाश चंडालिया जी ने कहा, जय अनंत का जो आरोप है वो ये है कि उनके घर आई, उनके नौकरों को धमकाया। तो ये जब एक क्राइम होता है, जो सो कॉल्ड क्राइम है, अगर एक क्राइम सो कॉल्ड क्राइम होता है, उसके बाद जो व्यक्ति जिस तरह से बिहेव करता है, वो भी अपने आप में बड़ा जो है नज़रों में रहता है सबके, और इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। लेकिन तौसीफ जी, ये जो शिशिर बाजोरिया कह रहे हैं कि उनका अपना निजी एजेंडा था और वो निजी एजेंडा को बढ़ा रही थी, और शायद ये वजह तो नहीं मैं कह सकता कि ये वजह, लेकिन ये बात है कि ममता दीदी हर एक के साथ खड़ी होती हैं, टीएमसी के हर नेता के साथ खड़ी होती हैं, पुलिस कमिश्नर के लिए खड़े हो गई, लेकिन उस तरह की जो है गर्मी, उस तरह की जो ऊर्जा है, वो यहाँ पे दिखाई नहीं देती महुआ मोइत्रा को बचाने के लिए। तो टीएमसी में भी इंटरनली लोग स्वीकार कर चुके हैं कि महुआ मोइत्रा ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है।
बंगाल की राजनीति बंगाल की गवर्नमेंट से जुड़ी हुई नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल सरकार की मुखिया है और बंगाल सरकार के एमएलए, बंगाल सरकार के मंत्री के खिलाफ जब जब कुछ कोई ऐसा अटैक किया गया जो ममता बनर्जी के नजर में सही नहीं था, उसका उन्होंने विरोध किया। महुआ मोइत्रा दिल्ली में एक सांसद है, सर सांसद तो लेकिन बंगाल की है ना, टीएमसी की सांसद है तौसीफ भाई। वो टीएमसी से है, बंगाल को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन वो पोजीशन ऑफ पावर में पार्लियामेंट में नहीं है। दूसरी बात कि जो अभी बजोरिया जी ने कहा, नहीं बजोरिया जी ने कहा कि भाई अदानी के खिलाफ ममता बनर्जी ने कुछ नहीं बोला। देखिए अदानी के खिलाफ जो कोल स्कैम का सवाल खड़ा हुआ है वो बंगाल से जुड़ा हुआ नहीं, वो उनके खिलाफ जो एयरपोर्ट अलॉटमेंट का जो बात हुआ वो बंगाल से जुड़ा हुआ नहीं है, वो दूसरे राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो उसका उचित जगह जो है वो पार्लियामेंट है। मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्ट्री उसमें खिलाफ, तौसीफ जी आप बंगाल को एक मिनट तौसीफ जी आप बंगाल से महुआ को अलग कर रहे हैं और महुआ को बंगाल से अलग कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं दिल्ली की और उनको टीएमसी से अलग कर रहे हैं। ऐसा है नहीं ना सर, ये तो सब जानते हैं कि वो सांसद हैं तो टीएमसी की हैं और बंगाल अगर सुनिए नहीं मेरा एक सवाल है, अगर वो बंगाल के विषयों को छोड़ करके अपना कोई अडानी का एजेंडा चला रही हो जो कि ममता दीदी को भी लगता हो कि भैया बंगाल का एजेंडा नहीं है, तो फिर इसलिए भी उनको लगता है कि वो नहीं साथ खड़ी क्योंकि वो बंगाल के लिए बंगाल की सांसद हैं लेकिन बंगाल के विषय उठाती नहीं है। नहीं देखिए, सेंट्रल कोल मिनिस्ट्री जो है वो दिल्ली में है, वो नरेंद्र मोदी जी के मंत्री होते हैं जो कोल मिनिस्टर हैं, तो उसका सही फोरम, हाँ ममता बनर्जी भी प्रोटेस्ट कर सकती, लेकिन फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर है तो वो इसीलिए है ना कि वो पार्लियामेंट में उसका सवाल उठाए, तो वो तो सवाल सही जगह पे महुआ मोइत्रा उठा रही है। ओके, शिशिर बाजोरिया रिस्पॉन्ड कीजिए। सवाल ये कि भाई सीबीआई उनको सेलेक्टिव क्यों है, सीबीआई उन पे क्यों नहीं एफआईआर फाइल करती? ओके, शिशिर बाजोरिया रिस्पॉन्ड कीजिए। सबसे जब ये अलग कर दिए कि ये बंगाल है, ये संसद है, ये दिल्ली है, ये फलाना है, तो ये पूछ दूं तृणमूल पार्टी का जो नेता संसद है डेरेक ओब्रायन, क्योंकि वो अपर हाउस के इसलिए मैं उनको नेता संसद बोलता हूं, वो उनका मुखिया है संसद भवन में, उन्होंने क्या कहा, नहीं डिफेंड किया, बोला एथिक्स कमेटी के बाद। तृणमूल के जो युवराज हैं वो तो संसद में स्वयं पीठासीन है, श्री अभिषेक बैनर्जी, वो मुंह खोलेगा। और तीसरा पॉइंट रख दूं, पिछले बीजीबीएस में क्या ममता बनर्जी अडानी जी को नहीं बुलाई थी? क्या अडानी जी नहीं आए थे? मेरा यही तो है कि ये किसी का निजी एजेंडा है, इस पार्टी का एजेंडा है ये नहीं। और इसको आप तोड़ रहे हैं कि ये बंगाल है, ये केंद्र है। मेरे भाई, केंद्र में जाके आप बंगाल का पॉइंट नहीं उठाते हो क्या? और बंगाल में और राज्यों का पॉइंट नहीं उठाते हो, तब तो हमारा पॉलिटिक्स बहुत सहज हो जाएगा। ओके, मैं मीडिया की नजर से जानना चाहता हूं प्रकाश चंडालिया, ये पूरा जो है ममता दीदी और इनका जो संबंध है, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था और वो वीडियो ये था कि एक सभा के अंदर, टीएमसी की सभा के अंदर, चलती हुई सभा के अंदर ममता दीदी ने बड़े जोर की डांट लगाई और कहा कि तुम वो चीज़ें उठाती हो, तुमको वो इशू उठाने चाहिए जो कंसर्न हो, और इस तरह की उन्होंने कहा था कि तुम कुछ भी मत बोला करो। ये कुछ 6 महीने पुराना वीडियो जो मैंने खुद देखा था, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। तो ये जो दोनों का संबंध है, क्या ये पुराना है या फिर आपको लग रहा है कि अब इस इशू के आने के बाद ममता दीदी डिस्टेंस मेंटेन कर रही है क्योंकि उनको लग रहा है ये ओवरबोर्ड जा रही थी? अशोक जी, वो उस समय की बात है जिस समय इन्होंने महुआ मोइत्रा ने मां काली पर टिप्पणी की थी। मां काली को शराब पीने वाली, मांस खाने वाली और इस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की थी, जिसका एक ममता बनर्जी के हिंदू वोट बैंक पे बहुत विपरीत असर पड़ता था। उसके संबंध में उन्होंने बातें कही हुई, लेकिन अगर इतिहास उठाकर देखें तो आपको ये समझ में अभी तौसीफ भाई ने कहा कि वो बाहर का मसला है और ये नहीं है। तौसीफ भाई ये बताएं कि क्या कोई सांसद जो किसी पार्टी का प्रतिनिधि होता है, पार्टी की अनुमति के बिना भी संसद में सवाल करता है? क्या वो तो कोई निर्दलीय नहीं है? अगर ऐसा ही होता तो बंगाल में इतने लोगों की मौतें हुई, इतने लोग विधानसभा चुनाव में मारे गए, एक विधायक तक की हत्या हुई, आज तक घटनाएं हो रही है, ये सारे प्रसंगों को लोकसभा में क्यों नहीं आपकी पार्टी के लोग उठाते हैं? लोकसभा में तो आपकी पार्टी सीबीआई का, ईडीआई का विरोध करता नहीं सकती, और अभी आप कोल स्कैम की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये मामला अगर है तो उठाया जाना चाहिए, लेकिन क्या इस पर आपकी पार्टी की ये अनुमति नहीं है, सम्मति नहीं है? पार्टी की सम्मति के बिना कोई सांसद
संसद में क्या कोई प्रश्न उठा सकता है? उसमें चीफ व्हिप क्यों बनता है? संसद में प्रतिनिधि दल का नेता क्यों बनाया जाता? बिना उसकी अनुमति में कोई भी प्रश्न शायद नहीं उठाया जाता होगा। ये बात जानकारी ले लेनी चाहिए। और देखिए, इस पार्टी का इतिहास अशोक जी आप जान लीजिए, ये पार्टी सिर्फ वाम मोर्चा को सत्ता से हटाने के लिए बनी थी। न तो इस पार्टी का कोई आदर्श है, न कोई सिद्धांत है, न कोई अपनी मर्यादाएं हैं। तमाम चीजों को अगर आप उठाकर देखें तो लोकसभा में स्वयं ममता बनर्जी ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर में शॉल फेंक करके मारा था। पश्चिम बंगाल विधानसभा का वो दृश्य तौसीफ भाई और शिशिर बाजोरिया आप भूले नहीं होंगे, जब पूरे विधानसभा भवन के अंदर में तोड़फोड़ की पराकाष्ठा, आज तक इतिहास में ऐसी तोड़फोड़ किसी पार्टी ने नहीं की होगी जो तृणमूल ने की थी। प्रधानमंत्री को कमर में रस्सी बांध करके जेल में भेजने की बात ममता बनर्जी करती हैं। फेडरल सिस्टम को नहीं मानती हैं, जुडिशरी पर हमले करती हैं। एनएचआरसी की टीम जब आती है तो उसको धक्का देके भगा दिया जाता है। और तमाम प्रकार का ऐसा जो परिवेश बनता है, उस पार्टी की संसद की कोई सदस्य और जिसके सारे लोग अपराधों में ग्रस्त हैं, जिनके कई विधायक और मंत्री जेलों में सड़ रहे हैं, और ऐसे अपराधों के लिए जो जन साधारण के लिए जो राशन का मामला, गो तस्करी, कोयला की तस्करी, नगद रुपए 55 करोड़ रुपए नगद बरामद होते हैं, उस पार्टी के किसी सांसद से विधायक साहब क्या अपेक्षा करेंगे? ओके, मुझे एक ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, क्योंकि बंगाल की जब बात चली और प्रकाश चंद्राले जी इस पूरे मुद्दे को जहां ले गए, उस संदर्भ में जो है, जो आज सुबह जो नजारा देखा, मैं उस पर भी आऊंगा, क्योंकि एक और बीजेपी कार्यकर्ता का जो शव है वो पेड़ से लटका हुआ मिला, और उसको लेकर भी बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है। बंगाल को लेकर और भी बड़ी सारी चर्चा हो रही है, लेकिन बात वही है कि बंगाल जो है वो ममता दीदी का बंगाल है, तो इसका मतलब वो महुआ मोइत्रा का बंगाल नहीं है। क्या हम ऐसे देखें? और महुआ मोइत्रा जो कर रही हैं वो दरअसल उसका बंगाल से कुछ लेना देना नहीं है। क्या ऐसे देखें या फिर ऐसे देखें कि दरअसल महुआ मोइत्रा फंस गई हैं और उनसे पूरे बंगाल ने किनारा कर लिया? मैं आऊँगा इस ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दो टुक आप देख रहे हैं, और दो टुक में हम ममता और महुआ के बंगाल की बात कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तौसीफ जी, जो ब्रेक पे जाने से पहले जो प्रकाश जी ने मुद्दे उठाए, आज सुबह भी हमने देखा, ये बंगाल में जो राजनीतिक हत्याएं हैं ये रुक क्यों नहीं रही हैं? क्या वजह है कि बंगाल में आज, मतलब कभी भी होता है आप सुबह उठे और एक राजनीतिक कार्यकर्ता का शव जो है पेड़ से लटका हुआ मिलता है? देखिए, ऐसा है बंगाल का माहौल के यहाँ पे बहुत लोग हर लेवल पे राजनीति से जुड़े हुए रहते हैं, और अक्सर ऐसा देखा गया है। मैं आपको मुर्शिदाबाद का एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि वहां पे किसी की हत्या हो गई थी, वो भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता ही था, तो उसको लेके सवाल उठ गया कि इसे राजनीतिक कारणों से मार दिया गया। लेकिन जांच के बाद ये पाया गया कि भाई इनका एक पर्सनल कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, और उस डिस्प्यूट की वजह से ये हत्या कर दी गई। तो जब हमें बंगाल की जब हम बात करते हैं तो हमें केयरफुल रहना होगा कि ये राजनीतिक हत्या है या ये क्रिमिनल एक्ट है। देखिए, क्रिमिनल हर राज्य में है, और अगर कोई क्रिमिनल मौत होती, कोई आपसी रंजिश से मौत होती, प्रॉपर्टी का, पैसे का डिस्प्यूट है, और वो पाया जाता है कि किसी न किसी पार्टी के लिए वो काम कर रहा ही होता है, और उसे राजनीतिक रंग दे करके फिर बदनामी कर देना, ये भी ठीक नहीं होगा। हाँ, अगर कहीं हत्या अगर होती है तो उसकी हम निंदा करते हैं, हत्या होनी नहीं चाहिए। पुलिस क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, उन्हें हत्या रोकना चाहिए। लेकिन ये भी जांच का विषय होता है। राजनीतिक पार्टियों पे सीधा ब्लेम कर देना ये भी ठीक नहीं है। जांच में अगर
ठीक है, तो शिशिर बाजोरिया जी, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जब कार्यकर्ता का शव मिला उसके तुरंत बाद बीजेपी ने इसके लिए टीएमसी के गुंडों का नाम लेकर कह दिया कि टीएमसी के गुंडों ने कराया। अब जो है तौसीफ जी कह रहे हैं कि भाई पहले जांच तो होने दीजिए, हो सकता है कोई निजी कारण हो, कोई हो, आप इसको राजनीतिक हत्या पहले दिन ही क्यों करार देते हैं? अशोक जी, बहुत इसका सहज जवाब है। बांकुरा में शुभदीप मिश्रा का जो हत्या होके उसको टंगाया गया गाज से, चाहे मान लीजिए पारिवारिक था, मान लीजिए, तो पुलिस का क्या काम है? पुलिस बोलता है नहीं नहीं तो पारिवारिक है, ये ऐसा नहीं है, ये तो इसका फलाने पार्टी का है, ऐसा नहीं है। अरे भाई, आप पुलिस हो, आपका काम है हत्या का जांच करना, चाहे वो कोई भी कारण से हुआ। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पहले घोषणा कर देती है ये हत्या का कारण ये है, वो खत्म हो जाता है कि ये हमारा कार्यकर्ता था। और आपको ये भी बता दूं, इसी जिले का एसपी का एक ऑर्डर है कि कोई अरेस्ट नहीं करोगे बगैर मेरे परमिशन के, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि नहीं तो ये तृणमूल वाले अरेस्ट हो जाएंगे। ये फिर कभी कभी अचानक बोल देते हैं तो बीजेपी ने किया। हम तो हमेशा एक बात बोलते हैं, यदि आपको लगता है बीजेपी ने किया तो पकड़ लीजिए। आपको एक बात बताऊं, सुन के दर्शकों को हंसी आएगा, परसों एक ये खाद्य मंत्री पकड़े गए ना यहाँ के राशन घोटाले में, तो हमारा एक जुलूस था, वहां एक कार्यकर्ता आटा लेके गया, वो एक पुलिस के कपड़े पे आटा गिर गया, वो अभी जो लॉकअप में है, अटेम्प्ट मर्डर। ओके, ये है हमारा राज्य, ये है हमारा प्रशासन। और ये क्या आप बता रहे हैं कि ये पारिवारिक है? ये अरे पारिवारिक है जो भी है, यदि एक आदमी को गाज से लटकाया जाता है हाथ बांध के, तो जांच तो होगा, उसमें कोई तो अरेस्ट होगा। अब पुलिस तो अभी तक एक को नहीं अरेस्ट कर पाए हैं। पिछले चुनाव के बाद हमारे 54 कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए 45 दिन में। क्या हुआ? एक पकड़ा गया? बता दीजिए। ओके, तौसीफ जी, सवाल फिर वही है ना कि भाई किसी और राज्य में निजी रूप से किसी लोगों की मौत हो सकती है, आत्महत्या हो सकती है, हत्या हो सकती है, आपराधिक। मैं आ रहा हूँ डीके दुबे जी, आप इसी के बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। लेकिन सवाल है कि अगर बीजेपी के लिए उनके 40-50 कार्यकर्ता जो हैं इतनी जल्दी जो है उनकी हत्याएं होती हैं, तो फिर इसको साधारण आपराधिक मामला तो नहीं माना जा सकता ना? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत रखता हूं, और अक्सर मैंने ये कहा है, हर इलेक्शन के दौर में ये डिबेट उठा है कि पॉलिटिकल वायलेंस, ये राजनीतिक हत्या, या फिर अगर कई केस में हत्या नहीं भी होती है, अगर कोई झड़प होता है, बम फेंका जाता है, तो इसका बंद होना चाहिए। क्योंकि राजनीति में जहां में डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, हमारे भारत की राजनीति में इसका कोई जगह नहीं है। यहाँ पे डिबेट से आप बात करें, आप में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के ऊपर में वायलेंस का इस्तेमाल करें। तो अब अगर हम क्राइम ग्राफ को देखेंगे, आप एक जरा सा कंपेयर करें, बीजेपी शासित राज्यों में क्राइम ग्राफ बंगाल से काफी ज्यादा है। वहां पे बाइज्जत बरी होने का जो नंबर है बजाय कन्विक्शन के काफी ज्यादा है। दिल्ली पुलिस अमित शाह की, उन्होंने कितने लोगों को बाइज्जत बरी किया, बोला कि ये झूठ केसेस राइट के टाइम में इनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने लगाया। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, यूएपीए के नाम पे, ये के पथरावबाजी के नाम पे कितने लोगों को जेल में डाल दिया गया, बाद में उन लोगों को जेल से रिहा किया गया बोल करके इनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं बनते। तो पुलिस का दुरुपयोग करना, अगर आप बात कर रहे हैं बंगाल को टारगेट करते हैं, तो आप देश के दूसरे राज्यों में बीजेपी शासित राज्यों को भी देखिए, और वो कहीं आगे, बंगाल इसमें कहीं बेहतर है। ठीक है, वो मैं उन आंकड़ों का मैं आज उन आंकड़ों का कंपैरिजन, हाँ एक मिनट प्रकाश जी आ रहा हूँ, एक मिनट, आज उन आंकड़ों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एक मिनट रुकिएगा सर। डीके दुबे जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर मैं प्रकाश जी आपके पास आऊंगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जो राजनीतिक हत्याएं बंगाल में हुई हैं, ऐसी किसी और राज्य में तो हमने कम से कम नहीं देखी। मेरा भी अपना लंबा राजनीतिक पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का करियर है, मैंने इतनी राजनीतिक हत्याएं किसी राज्य में नहीं देखी। डीके दुबे जी, मैं ये जो बात चल रही है उसमें मेरा एक पर्सनल प्रकरण वेस्ट बंगाल का है। ओके, समय CAA चल रहा था, उस समय मैं आपके चैनल पर भी लगातार आ रहा था, पूरे देश को कन्विंस करने की कोशिश कर, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में मेरा एक कार्यक्रम लगा और था, और उन्होंने पॉलिटिकली बाबुल सुप्रियो को बुलाया हुआ था, मेरा लेक्चर था। आप सोचो, प्रोफेसर्स के बीच में कार्यक्रम था, जो MPhil बच्चे कर रहे थे या जो हायर एजुकेशन ले रहे थे उनके बीच में था,
और मेरी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। हम दोनों फंस गए थे सर, बहुत बड़ा प्रकरण था वो, बाबुल सुप्रियो और मैं फंसा था उसमें। और जादवपुर यूनिवर्सिटी में हम 4 घंटे हॉस्टेज रहे। वो तो जगदीप धनखड़ साहब वहां पर गवर्नर थे जो अपनी पर्सनल फील्ड लेकर आए थे। हमने उनको इन्फॉर्म किया, उन्होंने ममता दीदी को इन्फॉर्म किया। ममता दीदी ने कहा कि नहीं, कमिश्नर बात करेगा। कमिश्नर ने कहा कि हम अंदर नहीं घुसेंगे। हमने कहा हम मर जाएंगे तब अंदर घुसेंगे क्या। आप सोचिए कि उस एक प्रकरण में हमने जो कंप्लेंट की थी, आज तक उसकी FIR दर्ज नहीं हुई साहब। उस दिन धनखड़ साहब ना होते तो जीवित ना होते। मैंने साक्षात लिंचिंग देखी है, मैं कपड़े शपड़े सारे फट गए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन FIR तक दर्ज नहीं हुई। अब इस प्रकरण को, जो मेरा व्यक्तिगत प्रकरण है, अब इसको कैसे काउंट करेंगे। मैं तो कोई पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं हूं, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की तरह वहां यूनिवर्सिटी में कन्विंस करने गया था, क्योंकि वहां आंदोलन चल रहा था। और मैं उनके सामने गया था कि आप मुझसे प्रश्न करिए, मैं जवाब दूंगा सभी। आप यहाँ में क्या करते हैं, यही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए बंगाल को लेकर जो है बार बार चर्चा होती है, और ये भद्र जनों का बंगाल है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। प्रकाश चंडाले, जल्दी से आपका आखिरी कमेंट। भाई ने मुझे बहुत आंकड़े दिए, कुछ राज्यों के बारे में भी दिए, कहाँ हत्याएं होती हैं, कहाँ क्या होता है। दूसरे राज्यों में बहुत कुछ ज्यादा है। मैं सिर्फ बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव का आंकड़ों में उन्होंने बात की, इसलिए आंकड़े में ही बात कर रहा हूं। विधानसभा चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। 80,000 से अधिक लोग बंगाल से छोड़ करके असम में पलायन करने को मजबूर हुए। तो दूसरी बात कि जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हत्या की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें बंगाल सरकार के DGP ने रिपोर्ट में बताया था कि सिर्फ 29 मौतें हुई हैं। और जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी तौसीफ भाई, उसमें 52 लोगों की हत्या के मामले सामने आए थे और पूरे प्रमाण के साथ दिया गया था। और दूसरी बात आपने बताया कि दूसरे राज्यों में जमानत बहुत जल्दी हो जाती है। बंगाल में जितने लोग पकड़े गए थे, आप जिन लोगों पे आरोप थे, उनमें सिर्फ 14% लोगों को पकड़ा गया था, और उसमें भी 80% लोगों को हाथों हाथ भेंट मिल गई थी। ये सब तस्वीर थी बंगाल में विधानसभा चुनाव की। ओके, अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओके, चलिए, ये आंकड़े जो है ये भयावह है, और आंकड़ों से ज्यादा मुझे लगता है जो DK दुबे जी ने अपना निजी अनुभव बताया वो ज्यादा डरावना, खौफनाक है। कि एक अगर संवैधानिक मामलों का एक्सपर्ट जो है वो जाता है लोगों के सवालों के जवाब देने, तो अगर उसको इस तरह की चीजें बंगाल में फेस करनी होती है तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। कारण जो भी हो, मैं उन कारणों को डिबेट हो सकती है, डिबेट लगातार चलेगी। एक भी हत्या होगी वहां पर तो डिबेट होनी चाहिए, उसमें कोई अर्थ नहीं है। राजनीतिक हत्याएं किसी को भी स्वीकार नहीं होनी चाहिए। भद्र लोग है बंगाल, तो वहां नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, कल इस पर नजर रखिए जो हमने आज चर्चा की है, क्योंकि अगले 1-2 दिन में ये बड़ी खबर बनेगी। महुआ मोइत्रा की मुश्किलें जो है वो सीधे सीधे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और तौसीफ जी मेरे अच्छे मित्र हैं, टेलीविजन के मित्र हैं। आज तौसीफ जी भी उतने कन्विक्शन के साथ जो है ममता जी के बचाव में नहीं दिखे जैसे कन्विक्शन से वो रहते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी फैसला है वो अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।